नमस्कार। भारत के प्राचीन जन समुदाय के इतिहास की श्रृंखला में हम बात करेंगे एक ऐसे जन समुदाय की जिसकी गौरवशाली गाथा हमें भारत के गौरवशाली अतीत का आभास कराती है। और वो समृद्ध और संपन्न जन समुदाय था सौराष्ट्र, जिसका वर्णन वाल्मीकि रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों में तो मिलता ही है, साथ ही पुराणों और संस्कृत साहित्य में भी उनकी उपस्थिति के प्रमाण मिलते हैं। तो आइए जानते हैं प्राच्य भारत के वैभवशाली जन समुदाय सौराष्ट्र के बारे में। सौराष्ट्र जन समुदाय की उत्पत्ति या उनकी उपस्थिति के प्रमाण पौराणिक ग्रंथों में मिलते हैं। महर्षि वाल्मीकि की रामायण के किष्किंधा कांड में सौराष्ट्र का उल्लेख विशेष रूप से किया गया है। जब सीता की खोज के लिए वानर सेना को चारों दिशाओं में भेजा गया, तब सुग्रीव ने अपने सेनापति सुषेण को पश्चिम दिशा की ओर जाने का आदेश दिया। उस समय सुषेण को जिन देशों में खोज अभियान के लिए भेजा गया, उनमें सौराष्ट्र का नाम भी सम्मिलित था। यह तथ्य इस बात का सूचक है कि उस समय सौराष्ट्र प्रदेश को भारत के पश्चिमी भाग का अंग माना जाता था। रामायण की उस सूची में कलिंग, आंध्र, कोल और विदर्भ जैसे देशों का भी नाम है, जो भौगोलिक रूप से दक्षिण या मध्य भारत से जुड़े हुए हैं। सौराष्ट्र केवल एक भौगोलिक नाम नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक प्रतीक भी है। यहाँ की जनजातियाँ प्राचीन वैदिक और उत्तर वैदिक परंपराओं से गहराई से जुड़ी रही हैं। इस क्षेत्र के लोग समुद्र यात्रा और जहाज निर्माण कार्य में निपुण थे। यह कौशल उन्हें न केवल आर्थिक दृष्टि से समृद्ध बनाता था, बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी विविध संपर्कों का केंद्र बनाता था। सौराष्ट्र की इस परंपरा का प्रभाव आज भी गुजरात के तटीय भागों में देखने को मिलता है। प्राचीन और ऐतिहासिक ग्रंथों में सौराष्ट्र समुदाय के बारे में जो उल्लेख हैं, उनके आधार पर कहा जा सकता है कि सौराष्ट्र का समुदाय और उनके प्रदेश दोनों का अस्तित्व महाकाव्य काल से लेकर मध्यकाल तक लगातार बना रहा है। मार्कंडेय पुराण में सौराष्ट्र को अपरांत यानी पश्चिम भारत के प्रदेशों में गिना गया है। वहीं ब्रह्म पुराण में सौराष्ट्र को अपरांतस, शूद्रों, आभिरों और मालवों के साथ जोड़ा गया है। सौराष्ट्र के जन समुदाय को पारियात्र पर्वत के आसपास निवास करने वाला बताया गया है, जो कि वर्तमान में अरावली या गिरनार क्षेत्र के समान है। इससे यह साफ है कि सौराष्ट्र का विस्तार वर्तमान गुजरात के दक्षिण पश्चिम भाग तक फैला हुआ था। सौराष्ट्र जन समुदाय के बारे में प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। मध्यकालीन संस्कृत आचार्य राजशेखर ने अपनी प्रसिद्ध कृति काव्य मीमांसा में सौराष्ट्र का उल्लेख पश्चिमी प्रदेशों में किया है। उन्होंने सौराष्ट्र देश को दशोरा श्रवण, भृगुकच्छ, कच्छ, आनर्त और अबुर्द जैसे प्रदेशों के साथ पश्चिम का अंग बताया है। ये उल्लेख न केवल प्राचीन भूगोल को समझने में सहायक हैं, बल्कि ये भी दिखाता है कि सौराष्ट्र क्षेत्र साहित्यिक दृष्टि से भी जाना पहचाना और प्रतिष्ठित था। महाभारत में सौराष्ट्र जनजाति का उल्लेख कई स्थानों पर हुआ है। महाकाव्य में सौराष्ट्र को कुंतियों, अवंतियों और अन्य पश्चिमी जनजातियों के साथ जोड़ा गया है। यह संघ या समीपता इस बात को इंगित करती है कि इन जनजातियों के बीच किसी प्रकार का सांस्कृतिक या राजनीतिक संबंध रहा होगा। महाभारत काल में सौराष्ट्र प्रदेश पर यादवों का शासन बताया गया है। यादवों का यह विस्तार पश्चिमी भारत तक था, जिसमें द्वारका, आनर्त और सौराष्ट्र सम्मिलित थे।
कृष्ण द्वारा द्वारका को राजधानी बनाना भी इस पश्चिमी क्षेत्र की ऐतिहासिक महत्ता को प्रमाणित करता है। इस काल में सौराष्ट्र समुद्र तटीय व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा होगा, जहां से अरब सागर के पार पश्चिमी देशों के साथ संपर्क स्थापित होते थे। सौराष्ट्र के भौगोलिक और सांस्कृतिक महत्व को पुराणों ने भी स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है। विष्णु पुराण के अनुसार सौराष्ट्र जनजाति भारत के सुदूर पश्चिम में निवास करती थी। उन्हें अभिर, अर्बुद और मालव जनजातियों के साथ जोड़ा गया है, जो सबके सब परिपात्र पर्वतों या पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्रों में रहते थे। आचार्य राजशेखर का वर्गीकरण प्राचीन भारतीय भूगोल और व्यापार मार्गों के अध्ययन में अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि भृगुकच्छ, आनर्त और कच्छ सभी समुद्र से जुड़े बंदरगाह क्षेत्र रहे हैं। अनेक साक्ष्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सौराष्ट्र जनजाति और प्रदेश दोनों का अस्तित्व महाकाव्य काल से लेकर मध्यकाल तक लगातार बना रहा। रामायण और महाभारत में इसका उल्लेख, पुराणों में इसकी भौगोलिक स्थिति तथा राजशेखर जैसे विद्वानों द्वारा इसका पश्चिमी विभाग में स्थान, ये सभी तथ्य मिलकर यह प्रमाणित करते हैं कि सौराष्ट्र भारतीय इतिहास का एक स्थायी अंग रहा है। सौराष्ट्र जन समुदाय की सामाजिक व्यवस्था के बारे में प्राचीन ग्रंथों में जो उल्लेख मिलते हैं, उनके अनुसार सौराष्ट्र प्रदेश का इतिहास यादव वंश के साथ गहराई से जुड़ा है। माना जाता है कि यादवों के अधीन सौराष्ट्र सुसंगठित राज्य या गणराज्य के रूप में विकसित हुआ हो। द्वारका का नगर सौराष्ट्र के निकट स्थित था। इस क्षेत्र का राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रभाव और अधिक बढ़ा। महाभारत के काल में जब कृष्ण ने मथुरा से द्वारका की ओर गमन किया, तब उनके साथ यादवों का एक बड़ा समूह भी पश्चिम की ओर बस गया। यह समूह बाद में सौराष्ट्र और आनर्त के प्रदेशों में स्थायी रूप से बस गया। इस काल में यहाँ कृषि, पशुपालन और समुद्री व्यापार के उत्कृष्ट उदाहरण मिलते हैं। सौराष्ट्र का यह स्वरूप बाद के युगों में भी सौराष्ट्र मंडल के रूप में प्रसिद्ध रहा। सौराष्ट्र केवल एक भौगोलिक नाम नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक प्रतीक भी है। यहाँ की जनजातियां प्राचीन वैदिक और उत्तर वैदिक परंपराओं से गहराई से जुड़ी रहीं। इतिहासकारों के अनुसार इस क्षेत्र के लोग समुद्र यात्रा और जहाज निर्माण में निपुण थे। यह कौशल उन्हें न केवल आर्थिक दृष्टि से समृद्ध बनाता था, बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी विविध संपर्कों का केंद्र बनाता था। सौराष्ट्र की इस परंपरा का प्रभाव आज भी गुजरात के तटीय भागों में देखने को मिलता है। सौराष्ट्र शब्द ही ये संकेत देता है कि यह सूर्य या सूर्य उपासना से संबंधित क्षेत्र रहा होगा। स्थानीय परंपराओं में सूर्य पूजा और समुद्र से संबंधित देवताओं की उपासना का उल्लेख मिलता है। कैसी थी सौराष्ट्र की धार्मिक व्यवस्था और उनकी पूजा पद्धति, आइए जानते हैं। प्राचीन सौराष्ट्र समुदाय की धार्मिक व्यवस्था अत्यंत समृद्ध थी और इसमें कई विविधताओं का समावेश था। विशेषकर सौराष्ट्र समुदाय की धार्मिक परंपराएं सूर्य पूजा पर आधारित थीं, परंतु सौराष्ट्र समुदाय के काल में शैव और वैष्णव मत का भी प्रभाव रहा। इसकी समुद्री सीमा, पर्वतीय भूभाग और सूर्योपासना प्रधान संस्कृति ने इसे भारतीय सभ्यता के विकास में विशिष्ट स्थान प्रदान किया। प्राचीन काल में सौराष्ट्र समुदाय के लोग प्रमुख रूप से सूर्य के उपासक थे। सौराष्ट्र शब्द का एक अर्थ सूर्य के उपासक से भी जोड़ा जाता है। साथ ही सौराष्ट्र क्षेत्र
भगवान शिव के सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के लिए प्रसिद्ध रहा है, जो इस समुदाय का एक प्रमुख धार्मिक केंद्र था। समय के साथ शंकराचार्य और रामानुजाचार्य जैसे संतों के प्रभाव में आकर यह समुदाय शैव और वैष्णव मतों में विभाजित हो गया। वर्तमान में भी दक्षिण भारत में बसे सौराष्ट्र समुदाय के लोग वैष्णव और स्मार्त परंपराओं का पालन करते हैं। तुशास्य को सौराष्ट्र संघ का राजा कहा गया है, जिससे यह ज्ञात होता है कि उस समय सौराष्ट्र एक प्रकार की गणतांत्रिक प्रणाली में संगठित था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी इस तथ्य की पुष्टि करता है कि सौराष्ट्र एक संघ राज्य था। कौटिल्य ने कंबोज, सौराष्ट्र और अन्य गणराज्यों का उल्लेख किया है, जो मौर्य शासन के अधीन होते हुए भी अपनी स्थानीय स्वायत्तता बनाए हुए थे। बौधायन धर्मसूत्र में सौराष्ट्र देश का स्पष्ट उल्लेख मिलता है, जहां इसे दक्षिणापट अर्थात दक्कन क्षेत्र के साथ जोड़ा गया है। इससे यह संकेत मिलता है कि सौराष्ट्र उस समय दक्षिण पश्चिम भारत के राजनीतिक और सांस्कृतिक विस्तार का अंग था। अनेक विद्वानों के अनुसार सौराष्ट्र का मौर्य साम्राज्य में समावेश चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही हो गया था। इसका प्रमाण जूनागढ़ शिलालेख में मिलता है, जिसमें चंद्रगुप्त के वायसराय पुष्यगुप्त का उल्लेख है। वे वैश्य जाति के थे और उन्होंने सौराष्ट्र में प्रसिद्ध सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। बाद में अशोक के काल में भी यह प्रदेश मौर्य प्रभुत्व में बना रहा। मौर्योत्तर काल में सौराष्ट्र पर विदेशी शक्तियों का प्रभाव दिखाई देता है। यूनानी लेखकों के अनुसार अशोक के उत्तराधिकारियों के बाद यह प्रदेश बैक्ट्रियन यूनानियों के हाथों में चला गया। यूनानी इतिहासकार स्ट्रैबो के अनुसार बैक्ट्रियन विजयों का श्रेय आंशिक रूप से मिनांडर और आंशिक रूप से डेमेट्रियस को दिया जाता है। स्ट्रैबो बताता है कि इन यूनानी शासकों ने पाटलीन, सरोस्टस और सिग्रडी नामक प्रदेशों पर अधिकार कर लिया था। इनमें से पाटलीन को सिंधु डेल्टा और सरोस्टस को आधुनिक सौराष्ट्र से जोड़ा गया है। यूनानी भूगोलवेत्ता टॉलमी ने सिरास्ट्रेन नामक देश का उल्लेख किया है, जो सौराष्ट्र का ही ग्रीक रूप है। ये क्षेत्र कच्छ की खाड़ी से लेकर सिंधु नदी के मुहाने तक फैला हुआ बताया गया है। सौराष्ट्र उस समय पश्चिमी भारत की राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का प्रमुख केंद्र था, लेकिन शकों के पतन के बाद सौराष्ट्र का नियंत्रण धीरे धीरे गुप्त साम्राज्य के अधीन आ गया। सौराष्ट्र जन समुदाय के पतन के कारण मातृभूमि से विस्थापन आर्थिक और ऐतिहासिक कारण रहे हैं। भौगोलिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण कड़ी सौराष्ट्र का पतन कैसे हुआ, आइए जानते हैं। सौराष्ट्र का इतिहास वैदिक और मौर्य काल से लेकर अरब आक्रमणों तक लगातार सक्रिय रहा। यह प्रदेश कभी मौर्यों की साम्राज्यिक सीमाओं का अंग था, तो कभी गणराज्यीय संघ प्रणाली का प्रतीक। यूनानी भूगोलकारों ने इसे सिरास्ट्रेन कहा। शकों और सातवाहनों ने यहां सत्ता संघर्ष किए। गुप्तों ने इसे अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाया और वल्लभी तथा चालुक्यों ने इसे अपनी स्वतंत्रता का आधार बनाया। सौराष्ट्र न केवल राजनीतिक दृष्टि से बल्कि सांस्कृतिक और भौगोलिक दृष्टि से भी भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण इकाई रहा है। सौराष्ट्र जन समुदाय के पतन के जो मुख्य कारण माने जाते हैं, उनमें विदेशी आक्रमण जैसे महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ मंदिर पर हमले और सौराष्ट्र क्षेत्र में लूटपाट ने इस समुदाय को असुरक्षित किया, जिससे ये लोग दक्षिण की ओर पलायन कर गए।
100 राष्ट्र समुदाय को विभिन्न साम्राज्यों जैसे विजयनगर और देवगिरी के यादवों का संरक्षण प्राप्त था। इन साम्राज्यों के पतन के बाद उन्हें नए क्षेत्रों जैसे मदुरई और तंजावुर की ओर जाना पड़ा, जिससे उनकी मूल जड़ों से जुड़ाव धीरे धीरे कम होता गया। लेकिन इससे 100 राष्ट्र जैसे जन समुदाय के गौरवशाली अतीत का महत्व कम नहीं हो जाता। 100 राष्ट्र एक ऐसा जन समुदाय जिसने समुद्र और मरुभूमि के मध्य भारत की सभ्यता के पश्चिमी द्वार को युगों तक संरक्षित रखा। वे शूरवीर हैं, वे कर्मवीर हैं, वे निपुण योद्धा हैं, वे भारत का कुल हैं, वे भारतवंशी हैं जिन्हें लोक समाज ने भुला दिया है। ऐसे ही विस्मृत युगयुगीन भारतवंशियों की खोज और पुनरान्वेषण से वैश्विक समुदाय का सुपरिचय करेंगे। वीर भारत न्यास के YouTube चैनल वीर भारत में।